वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 17/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 17/1/2021 की शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, संख्या का वैल्यूम निकालना होगा अंक में। तो यहाँ पर जो है क्या मान लेते, संख्या को यक्ष मान लेते। तो क्या बोला गया, संख्या के आधा यानी कि संख्या का 1/2 का 3/4 यानी कि 3/4 जो आपका कितना है 25 यानी कि 25। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका 3/4 नहीं 1/4 बोला जा रहा है। ये 3/4 नहीं है 1/4। तो 1/4 बराबर कितना है 25। तो हल करेंगे, x बराबर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 8 कितना आ जाएगा आपका 200, यानी कि वह संख्या कितनी है 200। तो पूछा क्या जा रहा है, 200 का 20% पूछा जा रहा है। तो 200 का 10% आपका 20 हो जाएगा। अब 20% आपका कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि 200 का 20% 40 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड जो है 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 जो है क्या हो गए, फेल हो गए, और शेष को 80%, 55, 52, 66 और 81% अंक प्राप्त हुए। तो प्राप्त प्रतिशत अंकों का माध्यिका यानी कि मीडियन किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, उस संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये क्या, ये सभी स्टूडेंट पास वाले स्टूडेंट का 5 मार्क दिया गया उनका, लेकिन 4 स्टूडेंट क्या बोल दिए गए कि फेल हो गए। फेल होने वाले यानी कि अगर फेल हुआ है वो 4 स्टूडेंट तो उसके अंक कितने होंगे, 40% से भी कम होंगे, यानी कि ये जो है 40% से भी लेस है जो कि फेल हो गया। और वो जो है टोटल कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 4th स्टूडेंट है। उसके बाद 5वां स्टूडेंट जो है यहाँ पर कितना अंक प्राप्त करता है 52%। यहाँ पर से आपके पास होने वाले जो है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है 4 स्टूडेंट फेल हो गए। फिर जब पास से शुरू होते तो पास में सबसे कम अंक किसका है 52% जो कि पास है। उसके बाद आपका कितना है 55 है। फिर उसके बाद आपका 66% है। फिर उसके बाद आपका 80% है। फिर 81% है। तो इसमें से आपका क्या पूछा जा रहा है, मीडियन यानी कि माध्यिका पूछी जा रही है। तो माध्यिका तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालेंगे। तो बीच की संख्या यहाँ पर जो है टोटल कितने छात्र हैं, टोटल जो है कितने यहाँ परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, 9 परीक्षार्थियों ने। तो बीच वाले नंबर का स्टूडेंट कैमा नंबर का हुआ स्टूडेंट होगा, आपका बीच वाला होगा 5वें नंबर का स्टूडेंट। कौन से, जो 5th नंबर पर आया होगा। तो 4 जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, फेल हो गए, यानी कि जो 5वां स्टूडेंट जिसने सबसे 5वां स्टूडेंट जिसके हिसाब से जो प्रतिशत में यहाँ पर 5वां नंबर पर आ रहा है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, 52% अंक प्राप्त करते हैं। क्योंकि 4 स्टूडेंट ने फेल किया यानी कि 40 से भी कम उन्होंने प्राप्त किया था 5वां नंबर पर ये आ रहा है, यानी कि आपका मीडियन कितना होगा 52%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, या कितने वर्षों में मूल्य राशि की 8 गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया कि 15 वर्षों में कोई राशि जो है कितना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाती है। हमें करना कितना है 8 गुना। तो 8 गुना असल में कितना होता है 2 पे पावर क्यू,
यानी कि हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पर टाइम्स यानी कि आपका जो 8 गुना होगा यहाँ पर क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय आपका अगर निकालना है तो ये जो आपका पावर होता है, ये जो आपका पावर होता है उसे क्या कर देंगे, समय में गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, 8 गुना हुआ कितने समय में हो जाएगी, वह समय निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पावर में गुना करेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि 45 साल में वह राशि खुद का 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि 1Q 2Q 3Q का सभी का जो है 1 से लेकर 8Q तक का योग का पावर -5/2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर होता है। ये आपके लगातार प्रथम यानी कि लगातार प्रथम घनों का योग ये निकालने का फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे पहले, फिर आपका आंसर आएगा। तो n आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म यानी कि टोटल कितनी संख्याएं। तो कितना यहाँ पर है, 1 से लेकर 8 तक है तो 8 है, यानी कि n का वैल्यू 8 है। तो 8 इंटू n प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 8 1 9/2 पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन इस पर पहले से क्या दिया गया, पावर -5/2 दिया गया, यानी कि इंटू आपका कितना हो जाएगा, -5/2। अब क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 से 2 आपका चला गया, 2 से यहाँ पर 8 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36, यानी कि 36 पर पावर कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 पे पावर इसे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पे पावर 2 ही 36 होता है। पावर क्या है, -5। तो मैंने जो है कल वाले ही वीडियो में बताया था कि जब आपका इस तरीके से ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी कि 2 और -5 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 6 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है ये दिया गया है आपका, ये यहाँ पर दिया गया और आपसे पूछा क्या जा रहा है, यम का मान पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सभी का पहले यहाँ पर तोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे, 3 पर तोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है 9 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2m लिख सकते हैं। इंटू आपका क्या है, 3 पर पावर 5 है, इंटू 27 पर पावर कितना है, 3, यानी कि असल में कितना है, 3 पर पावर 3 है, यानी कि 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। या 3 पर पावर कितना है, 9 बटा नीचे में 3 इंटू 81 आपका कितना हो जाता है, 3 पर पावर 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 16 बराबर आपका कितना है, 3 पर पावर 9। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 9, 3 पे पावर 9, तो ये तो आपका कट गया। बाकी आपका क्या बचेगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो 3 पर पावर, जब आपका बेस सेम रहे, जब आपका बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि 3 पर पावर 2m प्लस क्या हो जाएगा, 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, बेस जब सेम रहे तो पावर जुटेगा। तो यहाँ पर 16, एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक यहाँ पर छिपा हुआ रहता है, तो कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 17, यानी कि आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2m प्लस 5 बराबर कितना होगा, 17। तो 2m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 12। तो 2 से काटेंगे आपको 12 को तो 6 बार में चला जाएगा, यानी कि m का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी सम अष्टभुज की प्रत्येक कोण जो 135 डिग्री है और अष्टभुज के बाह्य कोण का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी भुजा हो, या तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी भुज हो, उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम ट्रायंगल, अष्टभुज की जगह यहाँ पर ट्रायंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ट्रायंगल है तो ये अंता कोण का योग, और यहाँ पर इसी के बाह्य कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर मैं आपको अष्टभुज से भी समझा देता हूँ फिगर से। जैसे कि इस तरीके से आपका एक, यहाँ पर से आपका पहले मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर
ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गया, अष्टभुज हो गया। तो ये आपका एक आंतरिक कोण और ये जो आपका एक बाह्य कोण होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इसका अंतःकोण कितना है, 135 डिग्री है। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परीक्षाओं में इतना आप फिगर बनाकर नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, षष्ठभुज हो या फिर चतुर्भुज हो, जो भी हो उसका अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर 135 अंतःकोण दिया गया है तो बाह्य कोण कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर से ए और बी का, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर से। तो आपका कितना हो जाएगा, 3a माइनस 20 डिग्री। तो आपका इधर कितना है, साइन, और कॉस को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 डिग्री माइनस 3b, ये आपका रहेगा। बेस सेम है तो आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 3a माइनस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस आपका कितना होता है, 3b। माइनस 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री कट गया। यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी, 3 कॉमन होगा तो 90 से 3 बार में काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे उसका योग जो है 307 से, जिससे उनका योग जो है 307 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देंगे, यानी कि 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, 307 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको क्या करेंगे, भाज्य से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे आपका कितना बार में, 3 बार में। 7 3 21, 3 दूनी 6, 8 1 9, 6 2, 8 1 9, 7 2 9। यहाँ पर से आपका 7 2 9 है, 6 3, यहाँ पर सॉरी 3 बार में लगाए, तो आपका 6 3 21, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 सही है, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 1 कट गया। यहाँ पर से 9 आपका 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। हल करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 6 गया 1। तो क्या करेंगे, ये जो भाज है और ये जो यहाँ पर शेषफल है उनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो डिफरेंस यहाँ पर से आपका कितना हो जाता है, तो 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 132 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है और यह छोटी संख्या नहीं, यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या होगी। कौन सी होगी, यदि बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, ये 2x, इसे बड़ी संख्या 3x है। तो क्या बोला गया, छोटी संख्या के 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 में क्या जोड़ा जाता है, b जोड़ा जाता है। फिर बोला गया कि बड़ी संख्या के 10%, तो बड़ी संख्या 3x है, उसका 10% यानी कि 1/10 में क्या किया जाता है, 25 जोड़ा जाता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, फिर आपकी क्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ पर से इधर आएगा आपका 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4x माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3x बराबर 25 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5। यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 4x 3x गया तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 5 50, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो छोटी संख्या कौन सी थी, 2x, तो 2x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यदि x का वैल्यू 100 है तो 2x का वैल्यू x का वैल्यू 50 है तो 2x का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारा प्रवाह की दिशा में जो है 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, हमें निकालना क्या है, समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है, 26 किलोमीटर। चाल यहाँ पर कितना दिया गया, बोला गया कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस दिशा में जा रही है, तो धारा की दिशा में जा रही है। तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे यहाँ पर से आपका समय आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 4 ये 13, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 3.1/4 इतने घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर 11 भागा 11 है, तो कितना आएगा, 1। 11 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आपका +11 -11 कट जाएगा। 121 में से 121 अब प्लस, ये जो आपका भाग था वो क्या है, यहाँ पर प्लस है, हल करने पर है। तो 121 + 1 कितना हो जाएगा, 122, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हॉल का फर्श जो आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर आकार के कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आयताकार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर कितना दिया गया, 30 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया, 24 मीटर। तो ये टोटल एरिया हो गया। टोटल एरिया को ढकने के लिए कितने जो है, यानी कि एक कॉर्पेट का आकार कितना है, 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा। और अगर टोटल एरिया में से एक कॉर्पेट का एरिया डिवाइड कर दे तो कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी, हमें पता चल जाएगा। तो 24 से 24 चला गया, तो कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी, 30। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम को 60 दिन में जो है पूर्ण कर सकता है। उसने जो है 15 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने जो है 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि ए जो अकेले कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। तो ए अगर टोटल काम 60 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/60। अगर कोई व्यक्ति कोई काम 60 दिन में कर रहा है तो उसके एक ही दिन का काम 1/60 होगा। तो उसने एक दिन का काम 1/60 है, तो टोटल 15 दिन में उसने कितना काम किया, तो 15 से 60 को काटेंगे, 4 बार भी चला जाएगा, यानी कि उसने कुल कार्य का 1/4 काम किया। यानी कि टोटल कम करना कितना था, टोटल वर्क 4 यूनिट था, किया गया काम कितना आपका 1 यूनिट, यानी कि डन वर्क। रिमेनिंग वर्क बचा हुआ कितना, 4 में से 1 यूनिट किया है, 3 यूनिट अभी भी बचा हुआ, कितने में से, 4 में से। हल करेंगे तो आपके एक काम कितना समय में बी के द्वारा किया जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में कि बी जो है शेष काम को 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर से अगर एक काम का समय निकाल दे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी पूरा काम कितने समय में करता है वो आपका टाइम आ जाएगा। तो 3 से 30 काटेंगे, 10 बार में चला जाएगा, यानी कि बी जो है उस एक काम को कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में करता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि ए जो है 60 दिन में कर सकता है और बी का जो है कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन करके लाया 40 दिन में। तो क्या करेंगे, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 को 60 से भाग करेंगे 2, 120 को 40 से भाग करेंगे 3, यानी कि ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की 3 है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा कार्य क्षमता। तो टोटल वर्क कितना, 120, यानी कि करना काम 120 है। दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, तो 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से। 5 से 120 काटेंगे तो कितना समय आपका आ जाएगा, 24 दिन, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सरिता जो है 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 EMI के मोबाइल खरीदते। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर और EMI फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसको कुल लाभ जो है 5640 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक EMI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना होगा।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि सैमसंग को जो है एक मोबाइल फ़ोन के सैमसंग को कितने प्रतिशत के लाभ में बेचा जाता है, 10% के। और EMI के मोबाइल को जो है कितने प्रतिशत के लाभ में बेचा जाता है, तो 20% के लाभ में बेचा जाता है। और ओवरऑल लाभ जो है कितने रुपये का होता है, 5640 का। कुल कितने रुपये पर, तो 40,200 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 6 से काटेंगे तो 6 चक 36, 6 सत्ते 42, इधर 6 से काटेंगे तो 6 नंबर 54, 6 चक 24, यानी कि 940/67% का क्या होता है, ओवरऑल प्रॉफिट इतने परसेंट का हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओवरऑल प्रॉफिट आपका लिखाएगा तो कितना हो जाएगा, 940/67%। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे। क्रॉस डिफरेंस निकालने पर जो आपका अंतर आएगा वो आपका क्या आएगा, असल में एक, यानी कि कुल सैमसंग मोबाइल और कुल EMI मोबाइल का क्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर से। तो बड़ी संख्या मैंने छोटी संख्या करेंगे तो 20 - 940/67, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कि 1340। तो 340 और 60 आपका कितना हो जाएगा, 400/67%। रेशियो में आपका यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा अंतर, 670, यानी कि 0 7 7 14, 8 में से 6 गया 2, यानी कि इतने का अंतर हो गया कितने में, 67 में। तो 67 से 67 चला गया, 1 शून्य 1 शून्य चला गया। तो टोटल जो है यहाँ पर यूनिट में वैल्यू कितना आ गया, सैमसंग का जो है कुल मोबाइल का CP कितना है, 40 यूनिट, और EMI का कितना है, 27 यूनिट। टोटल यहाँ पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो 67 यूनिट होगा। कितना होगा, 67 यूनिट। और 67 यूनिट का वैल्यू जो है रुपये में यहाँ पर कितना दिया गया, 40,200 रुपया दिया गया। यहाँ पर से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 7 छक 42, यानी कि 600 बार में। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 600 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल EMI का जो है यानी कि कुल रुपये निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 600 रुपये। तो 27 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से गुना कर देंगे। तो ये टोटल क्या आ गया, उस जो है 3 मोबाइल को जो खरीदा गया था उनका कुल CP आ गया। तो एक हमें EMI का जो है CP चाहिए, तो एक EMI का जो है CP निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने बार में चला जाएगा, ये 200 बार में। तो एक EMI का जो है EMI फ़ोन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि 540, 27 दूनी 5400 रुपये, क्योंकि 2 शून्य है तो 5400 रुपये EMI मोबाइल का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है दिया गया कि √54 + √150 बराबर आपका वैल्यू दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि √216 और √96 का वैल्यू क्या होगा। तो √54 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 6 54, यानी कि 3√6 लिख सकते हैं। 150 को से क्या लिख सकते हैं, 5√6 लिख सकते हैं। तो 5√6 + 3√6 कितना हो जाएगा आपका, 8√6। 8√6 का वैल्यू कितना दिया गया, 19.6। यहाँ पर से √6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19.6/8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 216 का रूट के बाहर कितना निकलेगा, 6√6 इसे लिख सकते हैं। प्लस 96 का क्या लिख सकते हैं, 4 चक 16, यानी कि 4√6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 10√6। हमें क्या चाहिए, √6 का वैल्यू चाहिए। तो √6 का वैल्यू कितना था, 19.6 × 8। पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 चला जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 3, 8 दूनी 16 पॉइंट नहीं आएगा, 8 दूनी 16 और आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 3, 8 चौक 32, कितना बच गया आपका 4। तो 8 25 40, यानी कि 24.5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब खंबे की छाया और खंबे की छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर है। यानी कि इस तरीके से है कि ये तो आपका 90 डिग्री होगा अगर ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है। तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये जो उन्नयन कोण कितना बना रहा है, तो 45 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे। 13 से 31 को 221 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। 49 और 11 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 - 72 - 5 -72 - 5 आपका कितना हो जाएगा, -77। तो 60 - 77 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, -17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन है, हल करेंगे तो 243 भागा 27 है, यानी कि 243/27 का होल पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना, पावर स्क्वायर।
इंटू क्या है 16/8 है तो कितना हो जाएगा 2। 27 से 243 काटेंगे तो 9 बार में चला जाएगा तो 9 नमा कितना होता है 81। 81 दोनों 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 162। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो कितना प्रतिशत होगा। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर 7.98 को किससे तुलना करना है 1.9 से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10। 1 चला गया, 19 से काटेंगे तो 19 चौक 76, 3 बचा तो 19 दूनी 38। तो 42 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा 420%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का जो है क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक क्या है वर्ग, वर्ग के अंदर जो है क्या करना है एक वृत्त है, वर्ग के अंदर एक वृत्त है तो अधिकतम वृत्त अधिकतम जो है इसके अंदर अगर वृत्त है तो अधिकतम जो है इसकी जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी। वैसे तो इसका व्यास किसके बराबर होगा भुजा के बराबर होगा, तो भुजा के आधा जो होगी वही क्या होगी त्रिज्या होगी। यानी कि भुजा अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 और त्रिज्या कितनी दी गई 21/2। तो स्क्वायर करना है तो 21/2 को क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 7 या 21, 2 से 22 काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 21 या 63। यानी कि 63 को 11 से गुना करेंगे तो 630 और 63 693/2। पॉइंट में आपका कितना वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर से 34 दूनी 68, 2 छक 12 यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 था, इसे यक्स द्वारा जो है वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया, बाद में इसे वाई द्वारा जो है यक्स को 1% के हानि पर जो है वापस बेच दिया गया। तो संपूर्ण लेन देन में यक्स का जो है लाभ क्या होगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में 100% होता है, यानी कि यक्स के लिए उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना था 100%। यक्स ने उसे वाई को जो है 100% वाले सामान को यक्स ने वाई को कितने परसेंट के लाभ में बेच दिया 5% के लाभ पर, यानी कि 105% में बेच दिया। फिर उस पर क्या होता है 1% की हानि होता है। फिर जो है बी ने उसे क्या कर दिया ए को बेच दिया यक्स को, सॉरी वाई ने फिर से क्या कर दिया यक्स को बेच दिया तो 1% का हानि हुआ, यानी कि उसने कितने में बेच दिया 99% में बेच दिया। हल करेंगे यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा नया एसपी आ जाएगा जो कि यक्स को प्राप्त हुआ है उस वस्तु को खरीदने में, यानी कि कार को खरीदने में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका, यहाँ पर से हो जाएगा 105, यानी कि 10,500 में से आपका कितना आ जाएगा 105 जाएगा तो 10,500 में से 105 जाएगा तो 10,300 कितना हो जाएगा आपका 95/100, यानी कि 103 दशमलव कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ पर जो है उसने 100% के सामान को वापस कितना में खरीद लिया 103.95 में खरीद लिया, लेकिन बेचा कितने में था 105% में बेचा था, यानी कि उसे कितने का लाभ हो रहा है तो 105 माइनस 103.95 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1.05% का क्या हो रहा है असल में यक्स को लाभ हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए इतने का, यानी कि 1,50,000 का 1.05% का क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो हल करेंगे यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। यहाँ पर से आपका 2 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 15, यानी कि 1575 रुपये का क्या होता है आपका यहाँ पर यक्स को लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करना कुछ नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर निकालना है। तो इसे यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसे यक्स मान लेते हैं, हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से पहले तो यक्स प्लस 18/24 प्लस 4 तिया 12 3 15/4 है, तो सभी जगह नीचे में 24 है तो इसे भी 24 बनाने के लिए 6 से गुना कर देते हैं, बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 तिया 72 3 75 7, 24 दूनी 48 1 49 और 7 कितना हो जाएगा 56/24।
हल करेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 एलसीएम 565 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 छक 90 और 18 कितना हो जाएगा 108। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 8 7 यहाँ पर हो गया 5 में से 0 गया 5 में से 1 गया 4। क्या करना है 24 से भाग करना है तो आपका कितना आ जाएगा 1 आपका हो गया 24 दूनी 48 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 19.1/24 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू जो है कि ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO 42 डिग्री है तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल RQP क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वृत्त बना लेते, यानी कि एक सर्कल यहाँ पर से हम लोगों ने बना लिया। उसमें बोला गया कि पी क्यू जो है क्या है वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर है। तो पी क्यू यहाँ पर आपका क्या हो गया व्यास। फिर क्या बोला गया कि जिसका केंद्र यहाँ पर सेंटर क्या है O है। फिर बोला गया कि एक जो है क्या है R बिंदु है, क्या है आपका एक कहीं सरकमफेरेंस यानी कि वृत्त के परिधि पर जो है क्या है एक R बिंदु स्थित है। फिर क्या बोला गया कि RPO यहाँ पर से आपका RPO ये एंगल जो है कितना आपका 42 डिग्री है। और आपसे पूछा क्या जा रहा RQP यानी कि आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसे यहाँ पर से मिला देते। ये क्या है OP भी आपकी त्रिज्या है OR भी त्रिज्या, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो अगर ये 42 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 42 डिग्री होगा। अगर ये दोनों का योग किसके बराबर होगा, ये जो है बाही कोण के योग के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का एंगल का योग ये बाही कोण के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा 42 42 84 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी OR और OQ क्या है त्रिज्या, तो ये दोनों क्या हो जाएगी OR और OQ बराबर हो जाएगी। तो अगर ये 84 डिग्री है तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 84 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 माइनस 84। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 80 और आपका 16 कितना हो जाएगा 96 डिग्री। और हमें क्या चाहिए इन दो एंगल के बीच में बढ़ेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 48 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका 48 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC जो एक समबाहु त्रिभुज है और O जो है इसके परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल BOC का मान क्या होगा। तो हमें भुजा का साइड यानी कि भुजा का मान से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया कि ABC जो है क्या एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ABC और O जो है उसका क्या है परिवृत्त का केंद्र है, यानी कि एक तरीके से आपका क्या है परिकेंद्र है। परिकेंद्र और एंगल आपका कौन सा दिया गया, एंगल दिया नहीं गया, लेकिन क्या बोला गया कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है अगर तो ये एंगल भी 60 डिग्री, सभी एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो परिकेंद्र का एंगल यानी कि एंगल BOC क्या हो जाएगा इसके एंगल से दोगुना मान क्या होता है परिकेंद्र वाले एंगल का मान होता है। यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा दोगुना 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि रीता ने 2 से 222 तक की संख्याएं जो है संख्याओं को टाइप करती है तो उसे जो है कितनी बार नंबर पैड पर जो है बटन दबाने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे 200 से लेकर 222 तक है, तो 2 से लेकर आपका कितने तक 9 तक, तो टोटल जो है आपकी यहाँ पर संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8। 2 से लेकर 9 तक यानी कि 2 to 9, 2 से लेकर 9 तक कितने संख्याएं यानी कि कितने अंक होंगे, संख्याएं ने कितने अंक होंगे टोटल 9। फिर यहाँ पर से 10 to 99 आपके टोटल जो है कितने अंक हो जाएंगे, टोटल आपके यहाँ पर अंक हो जाएंगे 90, संख्या हो गई 90, 90 दूनी कितनी हो जाएगी 180 यानी कि 180 अंक। फिर आपके 100 से लेकर 100 to 222 तक जो है टोटल कितने संख्याएं होंगे, तो 122 और 123, 123 में क्या करेंगे सभी 3 अंकों वाले संख्या, तो 123 में 3 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 12 तिया 36, सभी को जोड़ देंगे तो आपके अंकों का योग आ जाएगा। वही आपको कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उतनी बार ही बटन दबाना पड़ेगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 9 और 17 1
8 से 14 1 15 हाथ में 1 3 1 4 1 5 यानी कि 557 बार बटन दबाने होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12,1519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग बेसिक तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 2 5 1 9, तो जैसे आपको जो है बेसिक तरीका से अंडर रूट निकाला जाता है उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो 2 2 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे, अंतिम में 1 बचा तो 1 रहने देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 गुना 1 कितना होगा 1, ये आपका कट जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे में 25, तो 25 से छोटा यानी कि यहाँ पर 21 लेंगे। एक आपका 21 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 21 है 1 कितना हो जाएगा 22 और 21 इंटू 1 कितना हो जाएगा 21, कितना बचा शेषफल 4। अब क्या करेंगे 19 नीचे आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2 से गुना कर देते ताकि यहाँ पर फिर क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 222 में 2 से यहाँ पर 2 से, तो 222 गुना आपका कितना हो जाता है 444। तो 444 में से 419 घटाने पर जो संख्या आएगी वही संख्या क्या होगी, अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो क्या करेंगे 444 माइनस 419, तो कितना हो जाएगा आपका 20, तो 24 है कितना हो जाएगा 25 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्या दिया गया कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा बराबर क्या दिया गया 2/3, और आपसे क्या पूछा जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो है 4 तरीके से होते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि कॉस 2 थीटा का सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, एक तो आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका पहला वाला हो गया, याद करते जाइएगा सभी। यहाँ पर जो है आपका कॉस थीटा का सारा यहाँ पर मैं आपको कॉस थीटा का ही बताऊंगा। तो कॉस थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आपका क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर आपका कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा होता है। तो ये जो आपके पूरे ये जो है 4 तरीके से कॉस 2 थीटा का जो है फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा बराबर आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोल सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो आपका असल में वो क्या है कॉस 2 थीटा है, और ये भी जो आपका असल में वो भी क्या है कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना था 2/3, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 ही आंसर होगा। तो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप देखते के साथ आंसर आप टिक कर पाएंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रक की चाल क्या है। तो यहाँ पर जो है कितने आगे है दोनों के जो है ट्रक और बस के बीच की दूरी कितनी है 150 मीटर। हमें क्या चाहिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टाइम का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितना है 150 मीटर, चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल है। और ट्रक की चाल यहाँ पर क्या कर लेते हैं यक्स मान लेते हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा ये जो। लेकिन यहाँ पर दूरी किस में मीटर पर सेकंड में है, तो चाल किस में होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा समय कितना है 30 सेकेंड। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर से आपका 30 × 5 150, 5 से 5 चला गया, माइनस यक्स बराबर आपका माइनस कितना आ जाएगा -45 माइनस, यानी कि 18 माइनस 45 तो -27। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आपकी क्या आ गई ट्रक की चाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई,
ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च जो है पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई किसी भी चीज़ की कीमत खुद में हमेशा जो है 100% होती है। तो 100% में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, यानी कि वृद्धि कितना किया गया 25%। यानी कि अब जो है नया जो है अब खर्च जो है कितना हो गया चावल पर 125%। लेकिन क्या चाहता हुआ कि 100% बना हुआ रहे, लेकिन हमें अब कमी कितना करना पड़ेगा। वो जो जितना बढ़ा है तो बढ़ा कितना है 25% का, कमी किस में करना होगा, जो अब बढ़ गया उसमें अब कमी करना होगा। तो कमी किस में करेंगे, 125% वाले में कमी करेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25 125 5 बार में चला जाएगा, 5 से 100 आपका 20 बार में चला जाएगा। यानी कि उसके खपत में 20% की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या करना है, इसे हल करना है। तो हल करेंगे, 5 पे पावर 4 आपका क्या बनता है 625 बनता है। यानी कि इस तरीके से 5 पे पावर 4 का होल पावर कितना होगा 0.17 इंटू 5 पर पावर 4 पर होल पावर कितना होगा 0.08 होगा। तो यहाँ पर से जब पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो 0.17 का आपका कितना हो जाएगा 17 चौक 68, यानी कि 0.66 इंटू 5 पर पावर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 0.32 होगा। बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे। तो 0.68 और 0.32 जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 5 पे पावर 1, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात 1:30 है तथा महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अंतर 493 है। यदि यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसे ये जो है एलसीएम और एचसीएफ में अंतर कितने यूनिट का है। एलसीएम आपका 30 यूनिट है, एचसीएफ 1 यूनिट है। अंतर कितने है 29 यूनिट का अंतर है। और अंतर कितने के बराबर दिया गया 493 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 29 1 तो आपका 203 यानी कि 17। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 17। तो यहाँ पर से एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 17, यानी कि एचसीएफ कितना है 17। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 17 है, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 510। दोनों का क्या पूछा जा रहा है गुणज। तो गुणज आपका कितना हो जाएगा 0 17 7 1 17 5 85 1 86 आपका एलसीएम और एचसीएफ का क्या हो जाएगा गुणज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है यहाँ पर ग्राफ है। ग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि एस्टिमेटेड मार्केट शेयर ऑफ द मेजर प्लेयर इन सितंबर 2015, यानी कि अनुमानता जो है मार्केट शेयर ऑफ मेजर प्लेयर, यानी कि अलग अलग चीज़ में किसका जो है कितना कितना शेयर जो है प्राप्त होता है उसका जो है दिया गया यहाँ पर है। जो 2015 में जितने शेयर जो है प्राप्त किए सभी अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प दिया गया है, फिर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया दिया गया, उस तरीके से अलग अलग का यहाँ पर शेयर प्रतिशत में वैल्यू दिया गया है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का जो है कितना प्रतिशत है। तो रॉयल इनफील्ड आपका कौन सा, ये आपका ये वाला, ये जो आपका कौन सा है रॉयल इनफील्ड है। तो टोटल जो है शेयर कितना होगा, हमेशा जो है खुद में शेयर 100% होती है। तो 100% में से टोटल जो है कितना प्रतिशत शेयर बढ़ चुका है सभी में। तो आपका यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 2 6 6 5 11 2 कितना हो जाएगा 13, हाथ में 1, यहाँ पर से 35 और 25 3 2 5 1 6 6 1 7 7 9 82 82 या 10 92 या 4 कितना हो जाएगा 96 1 97। इन दोनों का हमें क्या चाहिए अंतर, यानी कि जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस यहाँ पर से, तो 98 यानी कि 2.7% का क्या आएगा डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, कौन कौन सा आपका होंडा मोटरसाइकिल, ये आपका रेड वाला होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी के बाजार के लगभग दोगुनी है। तो ये आपका हो गया। और कौन सा आपका था
और आपका यहाँ पर ये तो आपका ग्राफ सेम है। आपका पहले तो ये जोड़ना है, कौन सा, होंडा, ये वाला आपका जुटेगा, ये आपका होंडा मोटरसाइकिल और टीवीएस। टीवीएस आपका कौन सा, ये हरा वाला, ये हरा वाला। इन दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे, योग। योग आपका कितना हो जाएगा, 13.5 है एक टीवीएस का, और आपका इधर कितना है होंडा मोटरसाइकिल का 25.1 है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 1 6, 5 3 8, 2 1 3। यानी कि कोई जो है इस, यानी कि ये जो है किसी वाले का क्या है, दोगुना है। तो दोगुना अगर इसका आधा निकाल ले तो वह क्या आ जाएगा, वह किसी के जो है शेयर के प्रतिशत के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 2 3 6, यानी कि 19.2%। यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि लगभग में जो है किसके बराबर है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 19.2% है, यानी कि किसके बराबर, ये बजाज ऑटो के बराबर है, क्योंकि ये पीला कौन सा है, बजाज ऑटो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ग्राफ आपका क्या है, सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाई चार्ट में यमहा इंडिया और हीरो मोटरकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश डिग्री में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यमहा इंडिया आपका कौन सा है, ये जो आपका पर्पल है वो क्या है, यमहा इंडिया। और आपका कौन सा, हीरो मोटरकॉर्प, यानी कि ये जो आपका कौन सा, हीरो मोटरकॉर्प। तो दोनों का डिग्री का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39.6%। टोटल जो है डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोई भी सर्कल के डिग्री का वैल्यू 360 डिग्री होता है। अब क्या चाहिए, 360 का 39.6% चाहिए। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 10। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100। 1 0 1 0 से चला गया। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 छक 216, 21, 36 नमा 360, 360 में से आपका 40, 320 और 4 यानी कि 324 और आपका यहाँ पर कितना था, 324 और 21 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 345, 216, 324 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5। हम लोग गुणा करके यहाँ पर देख लेते हैं, 396, 36, 36 का कितना हो गया, 216, 36 नमा आपका कितना हो जाएगा, 214, 9 6 54 5 9, 314 होगा, कितना होगा, 324 होगा आपका, 324 होगा। 324 और 36 दिया 108, कितना आ जाएगा, 6 4 1 5। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8 2 10 2 12 3 1 4, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 142.56 बटा कितना है, 100 पॉइंट में कितना आ जाएगा, 142.56 डिग्री, इतना वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर लगभग जो आपका कितना हो जाएगा, लगभग आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका क्या है, ग्राफ का सेम ग्राफ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर, तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, ये है, ये है सबसे बड़ी। तीनों का योग यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो योग करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर से 3 1 4 और 2 6, 35 और 25 60, 60 का कितना हो जाएगा, 79 तो अन्य का योग, अन्य 3 का योग कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है 100% होगा। अन्य 3 का योग 100% मैंने तो इतना परसेंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका आ जाएगा 20.4%। अब क्या चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर से 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर 9 5 2 7। हमें क्या चाहिए, इतने का 360 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ये जो आपका क्या है, परसेंट है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, परसेंट हटाएंगे नीचे 100। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर से 1 0 1 0 चला गया। फिर आपका तो यहाँ पर से कोई भी कट नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करके देख लेते हैं। आपका कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 7, 36 नमा आपका 324 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 331। तो 1 यानी कि 33, तो 36 बचे 180 और 33 आपका कितना हो जाएगा, 213। 213 बटा ये कितना है, 100 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 213.12 डिग्री, यानी कि लगभग आपका कितना हो जाएगा, 213 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।